हेलो एवरीवन, हेयर दिस सुधीर कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कॉम्पिटिटिव ब्रेन पे। इससे पहले सेशन में हम सभी ने सीरीज कॉम्बिनेशन को सीखा था, जिसमें मैंने बताया था कि रजिस्टर आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक टॉपिक रह गया था हमारा, वोल्टेज डिवीजन रूल। मतलब हमने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रजिस्टर सीरीज में कंबाइन होते हैं, उस केस में हर एक रजिस्टर के क्रॉस जो करंट फ्लो करता है वह सेम होता है। ये मैंने देखा था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। तो एक टॉपिक था, एक डायरेक्ट कभी कभी सवाल बनाने में काम आ जाता है, जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था, उसको पढ़ लेते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल कह के, क्योंकि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का बंटवारा होता है, ठीक है। अगर हम बोले एक हमने सर्किट कंसीडर किया, कुछ रजिस्टर ले लिया, यहाँ पे कुछ रजिस्टर ले लिया, इसको मैंने कुछ सप्लाई से जोड़ दिया, इसको मैंने कुछ V सप्लाई दे दिया। कितना V? ये R1 और ये R2, ठीक है। सर्किट में कुछ करंट I फ्लो करेगा सर, सपोज। अब हमें डायरेक्ट लिखना है, ये तो काफ़ी सिंपल सर्किट है। तो अब मैंने आपको कल एक सवाल में बताया था कि इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप V1 है तो कैसे लिखते हैं, और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अगर V2 है तो ये चीज़ कैसे लिखते हैं, ये मैंने सिखाया था। बट अगर आपको कभी किसी सवाल में डायरेक्ट आ जाए, जैसे इसमें पोटेंशियल ड्रॉप लिखने के लिए आपको V1 लिखने के लिए इस I का वैल्यू पता होना ज़रूरी है, इस I का वैल्यू पता होना ज़रूरी है। अगर हम चाह रहे हैं कि बिना इस I के वैल्यू को ज्ञात किए, मतलब I के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, उसके बिना ज्ञात किए हम ये जो दोनों रजिस्टर है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सर। क्या ऐसे अगर देखें तो V1 क्या लिखेंगे सर? V1 लिखेंगे ये ना I इंटू R1। एक्चुअली कल जो सीखे थे हम लोग ये ना कि V1 के क्रॉस जो ये R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, ये होगा I इंटू R1। कैसे लिखते थे सर कि जो रजिस्टर मैंने कंसीडर किया है उसके क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है और वो उस रजिस्टर का वैल्यू वही बताता था, उस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप, मतलब V का वैल्यू। क्लियर है? अब इस I का वैल्यू हम लोग कैसे लिखते थे सर्किट में? तो टोटल सप्लाई अपॉन में R इक्विवेलेंट ऑफ रजिस्टर। इस पूरे I का वैल्यू मैंने क्या लिखा था? V अपॉन में R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस, इन दोनों के बदले कोई एक रजिस्टर। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इंटू R1 से। क्लियर है? अब ये R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसमें? V R1 अपॉन में R1 प्लस R2 हो जाएगा कि नहीं? R इक्विवेलेंट यहाँ क्या हो जाएगा सर? सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने सिखाया था कि R इक्विवेलेंट अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालना है तो क्या करते हैं? R1 प्लस R2 प्लस कहाँ तक? N तक, जितने रजिस्टर हैं जोड़ देते हैं। इसमें कितने रजिस्टर हैं? दो, दोनों को जोड़ दिया। तो ध्यान ये रखना है कि जब हमें V1 के क्रॉस निकालना है तो ये फॉर्मूला लाएंगे, दो ध्यान से। सर्किट में आपको रजिस्टर दिखता है, V दिखता है, करंट का कहीं रोल है क्या? नहीं, करंट हमें निकालना ही नहीं पड़ेगा। बिना करंट के हम बता सकते हैं कि R1 के क्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप क्या है और R2 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है। अगर बोले V2 लिखो तो क्या लिखेंगे? V, इसके क्रॉस रजिस्टर R2 और नीचे में R1 प्लस R2, ये किसके क्रॉस हो जाएगा? V2 के क्रॉस। क्लियर है? तो ये एक ध्यान रखिएगा, ये ऐसे कॉमन सेंस है, ये फॉर्मूला तुम लोग डिराइव कर लिए, ये यहाँ से आया। क्लियर है? ये नहीं भी पता होगा तो आपको सर्किट में I का वैल्यू निकाल कर और आप इसके क्रॉस बहने वाली करंट और इसके क्रॉस बहने वाला करंट इनटू इसका रजिस्टर आपको V का ही वैल्यू देगा। बट उसके लिए आपको एक स्टेप से गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए I निकालना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि ना निकाले, बिना I निकालने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को सीधे बोला है इसके क्रॉस पोटेंशियल बताओ, डायरेक्ट ये फॉर्मूला चिपकाइए और आंसर पाइए। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जल्दी बनाने में मदद करता है। इसको नोट कीजिए तो कर लीजिए। चलिए देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट थे मैंने बताया, जो शॉर्टकट था वही बताया। सवाल जरूर लगाएंगे उस पर। ऐसे मैं बहुत तरह का कॉम्प्लेक्स सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन बताने के बाद कराऊंगा, जो आपको हेल्प करेगा किसी भी तरह का सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी हम समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को
हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के क्रॉस करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करता था। यहाँ पे ठीक पलट देना, यहाँ पे ठीक पलट देना, यहाँ पे हर एक दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और करंट वेरी करेगा। करंट क्या करेगा सर? वेरी करेगा। तो अगर इसके लैंग्वेज अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? व्हेन two or more resistors are connected such that potential difference across each resistor is same, then such combination is considered as parallel combination। इसके लिए दो बात ध्यान ये रखिएगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको आइडेंटिफाई करना है तो याद तो ये रखना है कि सर जब भी हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए और करंट डिफर करना चाहिए, करंट डिफरेंट होना चाहिए। ये अलग मतलब क्या कहते हैं, ठीक उसका अपोजिट है सीरीज कॉम्बिनेशन का। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग कि सर सर्किट में इस चीज़ को कैसे एनालाइज करेंगे हम लोग कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो कल एक उदाहरण दिया था कि जो रजिस्टर जुड़े हुए एक से एक जुड़े हुए हैं तो उसमें एक ही पाथ है करंट का फ्लो करने का। तो जब तक करंट का डिवीजन होगा नहीं तो हम लोग कहेंगे सर्किट जो जितने सारे रजिस्टर जो है सीरीज में लगा हुआ है। आपको कोई एक ऐसा पॉइंट या फिर एक ऐसा जंक्शन मिल गया जहाँ पे करंट का डिवीजन हो गया, मतलब बंटवारा हो गया, तो दो रजिस्टर आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। जैसे देखिए हम लोग सर्किट से समझते हुए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट को डिराइव करेंगे। पहले सर्किट में समझते हैं। एक रजिस्टर लिया, दूसरा तीसरा रजिस्टर में लगा दिया, इसको कुछ भी वोल्ट सप्लाई दे दिया, इसका कुछ नाम दे दिया R1, R2 और ये R3। अब जूम कीजिए कुछ कि सपोज यहाँ से कोई करंट I निकला। क्या निकला सर? करंट I निकला। यहाँ से जब ये पॉइंट पे पहुँचा, देखिए यहाँ पे, तो इसके पास ऑप्शन है करंट इधर जाए, करंट यहाँ से जाए और यहाँ से जाए, मतलब करंट बटेगा। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि हर एक रजिस्टर के क्रॉस I करंट तो फ्लो नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके पास यहाँ पे डिफरेंट पाथ मिले। मतलब इसके पास रास्ता है कि कुछ करंट इधर भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा और कुछ उधर भी जाएगा। मतलब जहाँ पे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देख के आया है कि हर एक रजिस्टर के क्रॉस करंट सेम होना चाहिए, बट यहाँ तो करंट बढ़ रहा है। और किसके अमॉन्ग करंट कितना ज़्यादा जाएगा, किसके क्रॉस कम जाएगा, ये डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस पे। जिसके क्रॉस रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा उसमें करंट का मात्रा कम जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ऐसा कि इक्वल डिवीजन हो जाए करंट का। हाँ, इक्वल डिवीजन तो तभी होगा ना जब तीनों रेसिस्टेंस सेम हो जाए। और जब ये रेसिस्टेंस क्या है, एक तरह का ऑफर करता है ना, रेजिस्ट करता है, मतलब कि उसके करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है, चार्ज के फ्लो को रोकने का काम करता है। तो जिस रजिस्टर का वैल्यू जितना अधिक होगा करंट का वैल्यू उसमें उतना कम जाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना कम होगा करंट का मात्रा उसमें उतना जाएगा। इक्वल डिवीजन भी होगा तो करंट तो सबके ये हर एक रजिस्टर के क्रॉस तो एक ही नहीं ले गया, यहाँ से निकला 5, फिर 2 गया मान ले, तो सर्किट में तो 5 एम्पियर निकला था, पर गया थोड़ी ना 5 एम्पियर, गया कितना 2, 3 जो भी गया। क्लियर है? तो जब जहाँ भी आपको सर्किट मिले तो सीरीज और पैरेलल पहचानने का तरीका यही होता है, करंट को I क्यों हाथ से लेके घूमते चलो। अगर हर जगह I ही मिलते चला गया, मतलब हर एक रजिस्टर क्या है आप सीरीज में, अगर कहीं पे एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे डिवीजन हो गया, जहाँ पे क्या होगा सर, करंट का बंटवारा, मतलब करंट बट गया, तो बोलेंगे जो रजिस्टर लगे हुए हैं किसमें सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। क्लियर है? मान लेते हैं
कि इसके थ्रू करंट जो गया वो I3 गया, इसके थ्रू I1 गया, इसके थ्रू I2 गया। क्लियर है? तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे हम देखिएगा, अगर हम बोले ये R इक्विवेलेंट निकालने के लिए अगर हम इक्वेशन को डिराइव करते हैं तो यहाँ पे क्या सेम है सर? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लिखेंगे I जो है बटा है I1 प्लस I2 प्लस और I3, और यही जो करंट निकला है सर्किट से यही 3 भागों में बटा है। तो ये जो I है इसको लिखने का तरीका होगा V अपॉन में, ये तो कंप्लीट है ना, टोटल करंट प्रोड्यूस इन सर्किट, एक सर्किट में पूरा जो करंट उत्पन्न हुआ है वो है ये I, ठीक है, डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो R इक्विवेलेंट होगा वो। इसको क्या लिखोगे? I1, ये ओम्स लॉ से लिख रहे हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? V अपॉन में IR। तो यहाँ साइड लिखने के लिए क्या हो जाएगा? V अपॉन में R बराबर क्या हो जाएगा? I, समझ लो ना, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन में R। तो ओम्स लॉ से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये I1 क्या हो जाएगा सर? यहाँ से I1 क्या लिखेंगे? तो हमने कहा था कि जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हर एक पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। मतलब इसके क्रॉस पे पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इसके क्रॉस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना का होगा? V, और इसके क्रॉस भी कितना होगा? V ही होगा। तो V तो हमको सब पता है, तो क्या लिखेंगे? V अपॉन में R1, इसका क्या लिखेंगे? V अपॉन में R2, इसका क्या लिखेंगे? V अपॉन में R3। क्लियर है? यस सर। हम क्या कर रहे हैं? V को कॉमन ले लिया, V को कॉमन ले लीजिए, तो ये तो रहेगा ऐसा ही पैरेलल, इसमें से तीनों में से V कॉमन ले लो, यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, बाहर खींच लो तो क्या बचेगा? 1/R1, 1/R2, 1/R3। क्लियर है? यस सर। ये V और ये V क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या जाएगा? 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में R3। ये क्या हो गया? डिराइव हो गया हमारा। यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए देखिए आगे बात करते हैं। हमने अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया। कोई भी सर्किट अगर कोई जितने सारे रजिस्टर हैं हमारे, अगर वो पैरेलल में कंबाइंड है तो उनका निकालने का R इक्विवेलेंट क्या फॉर्मूला होता है? सीरीज में आपने देखा था कि सबको चुपचाप जोड़ देने का, जितना सारा रजिस्टर लगा हुआ है सबको जोड़ दो। यहाँ पे क्या करना है? पलट के जोड़ना है, रेसिप्रोकल करके। क्या करना है? रेसिप्रोकल करके यहाँ पे ऐड करना है। जैसे अगर आपका सपोज कर ले ऐसा है, 3 रजिस्टर ले लिया मैंने, ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है और ये 2 ओम है। यहाँ को सप्लाई 50 वोल्ट का मिल रहा है। तो हम अगर कहें कि इसका R इक्विवेलेंट लिखो तो नीचे देखिए R इक्विवेलेंट ऑफ ये पैरेलल बराबर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में R3 ये होगा। अब R1 का वैल्यू क्या है सर? 1 अपॉन में 3। R2 का वैल्यू क्या है सर? 1 अपॉन में 5। R2 का वैल्यू क्या है सर? R3 का वैल्यू 2। ये हो जाएगा। अब याद रखिएगा, इसको सॉल्व करके जो आएगा वो R इक्विवेलेंट का आंसर नहीं होगा, इसको पलटना पड़ेगा ना एक बार। तो मान लो सपोज करो इसको सॉल्व करके कुछ आया, कुछ ही मान लेते हैं 3/, कुछ मान लेते हैं 5, ऐसा कुछ आया, एज्यूम कर लिया है, कुछ ही आएगा 3/5। तो ये आएगा किसका वैल्यू सर? 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट। हमको चाहिए R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसको पलटेंगे तो इधर भी हम लोग पलटेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए हम थोड़ा सा अलग अलग कंडीशन के लिए देखते हैं। ये तो हमने देखा कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे अगर आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तब डिसाइड कैसे करते हैं कि सर जो हमारा रजिस्टर लगा हुआ है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि सीरीज में। इस चीज़ का डिसीजन हम लोग करते हैं किसके थ्रू? करंट के डिवीजन को देखते हुए। अगर करंट का डिवीजन ना हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट का डिवीजन हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब देखिएगा, हम कह रहे हैं कि बहुत सारे सर्किट को मैंने लगा दिया, ऐसे ऐसे मैंने करीब n लगा दिया। कितने? n रजिस्टर लगा दिया, 1 2 नहीं, कहाँ तक गया? ऐसे ऐसे n रजिस्टर तक गया। Rn यहाँ कर दो, R4, R3, R2, यहाँ R1, इसके क्रॉस को सप्लाई दे दो। सप्लाई देना है ना V से, कुछ V क्रॉस दे दिया इसके क्रॉस। तब पोटेंशियल इसके R इक्विवेलेंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे सर? इसके लिए अगर हमको लिखना है R इक्विवेलेंट,
तो सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपने देखा आर इक्विवेलेंट लिखने का तरीका 1 में लिखेंगे आर इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1 में R1, 1 में R2, 1 में R3, ऐसे करते कहाँ तक सर 1 में R है, ये चलते जाएगा। क्लियर है? ये थोड़ा हमारा भी सीरीज चढ़ गया है, टेढ़ा लिख रहे थे तो ये बातों को समझिएगा। ये बस बोल रहे हैं कि R1 कहाँ तक सर n तक। क्लियर है? इस तरीके करना है। क्लियर है? ये तो फॉर्मूला टाइप हो गया सर, इसका इस्तेमाल करते हैं, बट ये इतना तो पूछेगा नहीं और हम इतना करने वाले नहीं है, थोड़ा सा समझदारी वाला काम करेंगे। तो क्या करेंगे सर, देखिएगा थोड़ा सा इस वाला सेपरेट करके देखते हैं, नोट करके लिखेंगे। अगर 2 रजिस्टर दिया हुआ है, पहले दो से पहले ये लिख ले, पहला नोट करके लिखना है तो इसको साइड में। पहला कि व्हेन n आइडेंटिकल रजिस्टर जिसका वैल्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कह रहा है n कनेक्टेड रजिस्टर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। सर रिपीट बता रहे हैं व्हेन n आइडेंटिकल रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन आर इक्विवेलेंट जो होगा हमारा क्या होगा, आर इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन का। जैसे पहले मैंने फॉर्मूला डिराइव किया कि जो भी जब कभी भी आपका रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसके रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल करके लिखिए, उसका समेशन आपको देगा आर इक्विवेलेंट। याद रखिएगा ये भी आपका रेसिप्रोकल में होता है, मतलब इसको जो सॉल्व करके आएगा लास्ट में पलटना ना भूले, वैसे ही छोड़ देंगे तो 1 में आर इक्विवेलेंट का वैल्यू देगा, मतलब वो कंडक्टिविटी बता देगा। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है, मतलब वो एक कंडक्टर के लिए होता है, समझ रहे हैं? तो वो सब साफा साफ उल्टा आंसर दे देगा। तो लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद पलटना नहीं भूलिएगा। फिर बोला मैंने कि ऐसे ही n रजिस्टर मैंने कनेक्ट कर दिया तो आर इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, तो 1 में R1 ऐसे ही करते करते कहा n टाइम्स तक। अब मैंने कहा कि जो मैंने n रजिस्टर कनेक्ट किया था वो सब आइडेंटिकल है, मतलब ये सब मैंने जो जोड़ा है ना सब इक्वल ही है। क्या है सर? सब इक्वल ही है, मतलब सब क्या है आर सब यही है, सेम है, सेम एकदम सब में यही है आर। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा सर? तो डायरेक्ट याद रखिएगा, ऐसे क्या लिखेंगे 1 में R प्लस 1 में R प्लस, ऐसे लिखोगे ना 1 में R, ये ऐसे रहेगा 1 में, ये तो रेसिप्रोकल होता है, सब आइडेंटिकल है तो ये लिखोगे। तो ये कितने टाइम्स है सर? तो ये n टाइम्स है हमारा, ये कितने टाइम्स है? n टाइम्स है। तो इसको लिख सकते हैं 1 में आर इक्विवेलेंट पैरेलल इंटू n गुणे 1 में R। यही चीज़ कितने बार हुआ है? n टाइम्स। अरे लिखते थे ना 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, अगर n बार है तो लिखेंगे 2n। अरे एक ही चीज़ अगर बार बार रिपीट हो तो उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस सर। तो ये 1/r कितने बार है? n टाइम्स है, तो n टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया। पर हमको चाहिए आर इक्विवेलेंट, रेसिप्रोकल कर देंगे ना, आर इक्विवेलेंट और पैरेलल निकालने के लिए। तो देखिए पलटते हैं, तो इसको भी पलट दीजिए। तो n/r था तो क्या हो जाएगा r/n, क्या हो जाएगा सर? अरे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या लिखा हुआ है? n/r लिखा हुआ है ना। यस सर। इसको क्या करोगे आर इक्विवेलेंट, तो ये किसका वैल्यू है 1 में आर इक्विवेलेंट का, हमको लिखना है किसका? आर इक्विवेलेंट, तो r/n। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर n आइडेंटिकल था तो क्या लिखे थे nr। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रजिस्टर आइडेंटिकल लगा हुआ है n तो आर इक्विवेलेंट के लिए लिखे थे nr, आप पैरेलल में लिखेंगे r/n। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसको नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक बातें सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, कैसे लगाना है। नोट्स को रिवाइज कर दीजिएगा, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पूछते रहिएगा। नोट नंबर 2 करके लिखिएगा कि व्हेन 2 रजिस्टर, ये एक्चुअली एक बना बनाया फॉर्मूला है जो किसी भी सवाल को जल्दी सॉल्व करने में मदद करता है और कोई बात नहीं है। व्हेन 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, व्हेन 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड in parallel that is R1 and R2 को हमने क्या किया है? पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो R इक्विवेलेंट लिखने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, डायरेक्ट लगाइएगा, बहुत समय बचेगा। अब तुम एलसीएम लोगे, एडिशन करोगे, घटाओगे, फिर उल्टा करोगे, समय लगेगा।
ज़्यादा टाइम आपको 10वां में तो 2 रजिस्टर को ही डील करना पड़ेगा। तो जब 2 रजिस्टर आपस में पैरेलल में दिखे तो डायरेक्ट ये लगा देने का। कहने का मतलब कि अगर 2 रजिस्टर ऐसे है कि 2 रजिस्टर 6 और 3 आपस में पैरेलल में है, 6 ओम और 3 ओम। कोई बोला इसका आर इफेक्टिव निकालो, तो तरीका तो ये है सर, है कि नहीं? ऐसे करेंगे हम लोग, तो इसे करेंगे तो ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं ना, इसी से डिराइव करके लिखे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, इसे एलसीएम लेकर डिराइव करके लिखा हूँ। तो सर आपको डायरेक्ट क्या करना है, मैंने क्या बोला, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और नीचे क्या करो, दोनों को जोड़ दो। तो 18.9 मतलब आर इफेक्टिव इसका कितना आएगा, 2। तो आपके समय को थोड़ा सा बचाएगा अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल डायरेक्ट करते हो। तब ये तभी लगेगा जब 2 रजिस्टर हो, 3 रजिस्टर के लिए नहीं लगाएंगे, 3 रजिस्टर के लिए अलग बात बना, उसके लिए भी डायरेक्ट बना सकते हो। फॉर्मूला डिराइव करने पर ऐसे R1 R2 और यहाँ शायद R3 आ जाता है और नीचे में आ जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, शायद कुछ ऐसा आएगा। एक बार आप रख के दे सकते हो, ऐसे डिराइव कर लेना फॉर्मूला ना, ये रख के। ये फॉर्मूला कुछ नया तरीके से नहीं होता, अगर आप चाहते हो कि फॉर्मूला बना ले तो इसको डिराइव कर लेना, एक बार इसको सॉल्व कर लेना वेरिएबल में ही, तो कुछ ऐसा ये बनकर दिखेगा, कुछ ऐसा हुआ दिखेगा। तो ये तो भारी हो जाता है ना नीचे इतना मल्टीप्लिकेशन करना, तो इससे प्रेफर तो हम लोग यही करेंगे कि जल्दी से जोड़ लें, तो इससे ये काम जल्दी हो जाएगा एलसीएम लेके। तो ये 3 गोला वाला हम लोग याद रखने की कोशिश नहीं करते, 2 वाला काम जल्दी करके देता है। ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर, नीचे जोड़, तुम्हारा आंसर। 2 रजिस्टर जो दिए हुए हैं, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे दोनों को जोड़ दो, वही तुम्हारा आंसर। रेसिप्रोकल भी नहीं करना है, सब कुछ करके बनाया खाना है, ठीक है? बस रखो, सजाओ और काम करो। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा नोट में लिखेंगे हम लोग, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आर इक्विवेलेंट और पैरेलल, पैरेलल का जो आर इक्विवेलेंट होगा इज ऑलवेज, ये हमेशा इज ऑलवेज स्मॉलर, इज ऑलवेज स्मॉलर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल क्या होता है, स्पेलिंग जी? इंडिविजुअल सही लिखा हुआ है? हाँ डी तो लिखी थी, ऐसा सही ऐसा लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है ऐसा। इंडिविजुअल ये यहाँ पे भी लगता है, देख लेना भाई इसको। इंडिविजुअल मतलब हर एक अलग अलग, और स्मॉलर देन इंडिविजुअल रजिस्टर। ये कहने का मतलब है कि जितने सारे रजिस्टर जो पैरेलल में कंबाइंड होते हैं, कैसे कंबाइंड होते हैं? पैरेलल में, उनका जो हर एक रजिस्टर का जो आर इक्विवेलेंट आएगा, जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो हमेशा हर एक इंडिविजुअल से छोटा होगा। कहने का मतलब सपोज आपने 3 रजिस्टर लिया, R1 R2 ये R3, कुछ तीनों का वैल्यू होगा। जो आपका आर इक्विवेलेंट आएगा ना पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो R1 से भी छोटा, R2 से भी छोटा और R3 से भी छोटा आएगा। इसे ध्यान रखिएगा। सर इसका क्या काम होता है? कल भी हम इस चीज़ को बता रहे थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट आता है वो बड़ा होता है, हर एक इंडिविजुअल से क्या होता है? बड़ा। इसका सवाल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ऐसा सवाल पूछता है कि आपको मैंने 3 रजिस्टर दिया, ठीक है, कोई एक 5 ओम में, 6 ओम में, 3 ओम का है, उसका आर, उसको आप सीरीज में कनेक्ट करो, पैरेलल में कनेक्ट करो, वो आप पे डिपेंड करता है। हमको आर इक्विवेलेंट 5 ओम चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जिस 2 को करेंगे ये 5 सबसे छोटा होना चाहिए। मतलब हम लोग ले रहे हैं, अगर मान लीजिए 6 और 3 को पैरेलल में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए जो इससे रिजल्ट आएगा वो 3 से भी छोटा आएगा। तो ये हमें वहाँ पे एज्यूम करने में मदद करता है। अगर 6 और 3 को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें अंदाज़ा होगा कि जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो इससे अधिक आएगा। तो हमें अंदाज़ा लगता है कि जो रजिस्टर दिए हुए हैं उसको किस तरीके से सजाया जाए। तो ये कभी कभी बड़ा काम का चीज़ हो जाता है, ये छोटी सी चीज़ होती है बट कभी कभी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट आता है वो हमेशा छोटा होता है इंडिविजुअल से, मतलब हर एक रेजिस्टेंस से। सीरीज कॉम्बिनेशन में ठीक उल्टा, जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो हर एक इंडिविजुअल रजिस्टर से
बड़ा होगा। क्लियर है, यहाँ तक नोट कीजिए। फिर सवाल करते हैं। चलिए हमने थोड़ा सा एक टॉपिक और देखते हैं, करंट डिवीजन रूल। हमने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के क्रॉस सेम होता है, हर दो पॉइंट के बीच में, बट करंट का बंटवारा होता है। तो हम लोग बांटते हैं करंट को कैसे, देखिएगा। एक्चुअली जो मैं एक सब टॉपिक बना के पढ़ा रहा हूँ, जैसे उसमें वोल्टेज बढ़ा कर दिखाया, इसमें करंट बंटवा रहा हूँ, तो एक्चुअली समय को बचाने के लिए जल्दी होगा। जैसे अगर आपको निकालना है कि ये जैसे यहाँ से करंट आई निकला, यहाँ से करंट आई निकला, सर्किट में गया तो इधर कुछ मान लो I2 गया और इधर मान लो I1 गया। अब हमसे कोई पूछ दे कि बताओ I1 और I2 का वैल्यू, तो हमारा स्टेप क्या रहेगा जब हमें फॉर्मूला नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि सर इसके क्रॉस पोटेंशियल और इसके क्रॉस पोटेंशियल दोनों सेम है, तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट। निकला, आर इक्विवेलेंट क्यों निकाले सर? सर्किट में कितना करंट बह रहा है इसलिए। पूरा टोटल सप्लाई पता है, टोटल आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो फिर हमें क्या निकलेगा, V को आर इक्विवेलेंट से डिवाइड करेंगे तो I का वैल्यू आएगा। I का वैल्यू आया, उस I के वैल्यू को मैंने R2 से मल्टीप्लाई किया, I2 तो निकालना है ना, तो हमें निकालना, ये हमको पता है। क्या पता है सर? इसके क्रॉस पोटेंशियल V है और इसके क्रॉस पोटेंशियल V है, ये बात हमें पता है। हमने सबसे पहला अप्रोच क्या किया कि V अपॉन में आर इक्विवेलेंट करके टोटल करंट निकाल लिया, मतलब I कितना बह रहा है। अब ये करंट बहेगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो I1 यहाँ से क्या आ जाएगा सर? V अपॉन में R1 आएगा, और I2 क्या आ जाएगा सर? V अपॉन में R2 आएगा कि नहीं आएगा? V अपॉन में R1, V अपॉन में R2। पर सर आपको ये यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना कुछ होना पड़ा? आर इक्विवेलेंट पहला स्टेप, दूसरा सर्किट में करंट कितना फ्लो किया ये दूसरा काम, और तीसरा इसको मल्टीप्लाई, मतलब 3 स्टेप जाकर हम ये पहुँचे। अगर एक डायरेक्ट डिराइव फार्मूला को आप याद रखें तो जल्दी काम बनेगा। क्या सर? ध्यान दीजिएगा, अगर आपको I1 निकालना है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर I1 निकालना है तो टोटल करंट सर्किट में कितना है वो लिख लो, I। सर्किट में करंट कितना बह रहा है? I इनटू जो रजिस्टर है ये, मान लो I1 किस में जा रहा है? इसमें I1 किस में जा रहा है? इसमें। इसका उल्टा वाला रजिस्टर लिखो ऊपर में R2, नीचे में लिखो R1 प्लस R2। ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट डिराइव का फॉर्मूला है, बोलिएगा तो कभी डिराइव कर दिया जाएगा, तो ये काम आएगा जल्दी बनाने में। अगर I2 आपको निकालना है तो सर्किट में पूरा करंट कितना बह रहा है, और I2 जा रहा है R2 के अप्रॉक्स, तो उसके ठीक अपोजिट वाला, मतलब कि R1 और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये 2 लगाना है सर, और आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? ये याद रखिएगा करंट डिवीजन रूल में। वोल्टेज डिवीजन रूल में V1 निकालना था तो ऊपर R1 ने लिए थे, और यहाँ टोटल सप्लाई वोल्टेज लिए थे, यहाँ सम ऑफ रेजिस्टेंस लिए थे। बट I1 निकालने के लिए 1 निकाल रहे हैं तो 2 वाला रेजिस्टेंस, और 2 निकाल रहे हैं तो 1 वाला रेजिस्टेंस। यहाँ टोटल करंट कितना सर्किट में बह रहा है वो, ठीक है, इतना नोट कीजिए। वो सवाल जो अभी हमने सीखा उसको एक सवाल भी अप्लाई करके देखते हैं, बात बनती है या नहीं। जैसे एक सिंपल सर्किट को लेकर एज्यूम करके देखते हैं कि चीज़ें को अप्लाई कैसे करते हैं। ये दोनों कंप्लीट हो गया है। एक अगला मैं सेशन लूँगा जिसमें एक बढ़िया कॉम्प्लेक्स सर्किट को आसान तरीके से बनाने का सिखाऊंगा, तो अगला क्लास एकदम ना मिस कीजिएगा, अगर होगा फिजिक्स का तब, ठीक है। आज देखिए जो हमने बेसिक चीज़ सीखा उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो एक सर्किट दिया रहेगा सिंपल सा, एक सिंपल सा सर्किट दिया बस समझने के लिए कि चीज़ को अप्रोच कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले निकालना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट। तो सर हमने देखा एक सर्किट है, यहाँ से करंट आई निकला, आई गया भाई 2 भागों में बटा, एक इधर मान लेते कुछ गया I2, इधर कुछ मान लेते हैं I1 गया, ठीक है। सर यहाँ पे करंट का डिवीजन हुआ, लगा करंट का, हमने कहा जहाँ पे करंट बटे वो 2 रजिस्टर को लेना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जहाँ करंट नहीं बट रहा होगा वहाँ बोलेंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे सर करंट बटा मतलब ये दोनों रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने सिखाया था R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। मैंने लिया 6 और 3, और नीचे में 6 प्लस 3, 18 अपॉन में 9, मतलब कितना है सर आर इक्विवेलेंट 2, तो ये तो बन गया। अब सर सॉरी ये पैरेलल निकाल रहे हैं, पैरेलल का 2 ओम। अब सर
पूरे ये कर रहा है पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ये टोटल करंट कितना बह रहा है वो, मतलब आई निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लिखेंगे V अपॉन में R इक्विवेलेंट पैरेलल। अरे पीछे बात मत कर, सुनना। टोटल सप्लाई कितना है सर 12 और R इक्विवेलेंट कितना है 2 से ये 6, ये 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। क्लियर है? मतलब यहाँ से जो करंट निकला है कितना निकला है सर 6 एम्पियर। अब जो 6 एम्पियर यहाँ पे आया है वो कुछ इसमें गया कुछ इसमें गया, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है उसमें कुछ करंट का अमाउंट कम जाएगा और इसमें करंट का अमाउंट ज़्यादा जाएगा। क्लियर है? अब कितना जाएगा ये निकालने के लिए, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है सर, दोनों के क्रॉस 12 वोल्ट ही है। तो सर I2 निकालने के लिए बोलेंगे I2 इक्वल टू हो जाएगा जो इधर गया है 12 अपॉन में 3, इसके क्रॉस पोटेंशियल 12 और रेजिस्टेंस कितना है 3 है, तो करंट आ गया 4 एम्पियर। और I1 कितना हो जाएगा सर, इसके क्रॉस से पोटेंशियल 12 वोल्ट और ये कितना है रेजिस्टेंस 2 एम्पियर। 4 2 कितना हुआ 6 एम्पियर, मतलब 6 एम्पियर बट गया इधर और इधर। ये रेजिस्टेंस ज़्यादा था तो इसमें 2 एम्पियर गया, इसमें रेजिस्टेंस कम था तो ज़्यादा गया। क्लियर है? आप मैंने यहाँ से समझ में आया कैसे अप्लाई किए चीज़ों को, कैसे मैंने I1 का वैल्यू निकाला, I2 का वैल्यू निकाला। इसी तरीके का सवाल घुमा, ये जो लिखा हुआ ना I एक 6 ओम, इसका मतलब है करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर, 6 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बताना है। क्लियर है? इसमें यहाँ तक बताएं, कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको कोई दिक्कत है कहीं भी तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।